नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, पिछले कल था 15 जून 2024 और पिछले कल ने हिमाचल प्रदेश में एचपीयू बीएड एंट्रांस कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी जीके की एक्यूरेट आंसर की मैं आपके बीच लेके आ चुका हूँ साथियों, जिसमें वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो अक्सर हम अपनी सीरीज में पढ़ा करते हैं। पहला ही क्वेश्चन इसमें जो था वो था, इनमें से किस जिले में भूरी सिंह म्यूजियम, भूरी सिंह संग्रहालय स्थित है। तो अगर बात करें भूरी सिंह संग्रहालय की, तो कितने बार मैंने अपने सीरीज में आपको बताया था कि भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। साथियों, जो भूरी सिंह संग्रहालय है, इसकी स्थापना चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, जो ये भूरी सिंह म्यूजियम है, इसकी स्थापना भूरी सिंह ने तो की, लेकिन कब की, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना 1908 के आसपास की गई और ये चंबा में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। आने वाली जो परीक्षा आएगी वहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नंगर आर्ट गैलरी कहाँ पर है। तो नंगर आर्ट गैलरी आपके कुल्लू जिले में है, जिसकी स्थापना निकोलस रोहरिक के द्वारा की गई थी। जो नंगर आर्ट गैलरी है, इसको रोरिक आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तमाम साथियों को कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंद्रेटा आर्ट गैलरी कहाँ पर है। तो अंद्रेटा आर्ट गैलरी आपके कांगड़ा जिले में है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंद्रेटा आर्ट गैलरी को किस नाम से जाना जाता है। तो अंद्रेटा आर्ट गैलरी को शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी है, उसको शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य संग्रहालय कहाँ पर है। तो हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट म्यूजियम है वो आपके शिमला जिले में स्थित है। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य संग्रहालय की स्थापना कब हुई। तो 1974 में हुई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि बिलासपुर को जो हिमाचल में जो मिलाया गया था, वो मिलाया गया था आपका कब। तो 1 जुलाई 1954 को। तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तमाम साथियों को ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। साथियों, जब हिमाचल का गठन हुआ तब हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले थे। तो हिमाचल का जो गठन होता है वो होता है 15 अप्रैल 1948 को। और जब हिमाचल का गठन हुआ तो हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे, जिसकी ट्रिक है SMMC: सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। तो सिरमौर हो गया, मंडी हो गया, मासू हो गया और चंबा हो गया। ये 4 जिले होते थे हिमाचल प्रदेश में जब आपका हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। जब हिमाचल का गठन हुआ था, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो कितनी रियासतों को तोड़ के हुआ था। तो 30 छोटी बड़ी रियासतें। तो 30 जो छोटी बड़ी रियासतें हैं, तो 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। साथियों, 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था, लेकिन 1951 से बाद 1956 तक हिमाचल क्या बन गया, ग श्रेणी का राज्य, पार्ट सी बन गया। तो हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी या ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया। तो 1951 से लेकर 1956 तक बनाया गया था। साथियों, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका हिमाचल प्रदेश कब यूनियन टेरिटरी बना, केंद्र शासित बना, प्रदेश बना। तो 1956 में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, जैसे हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर मिलाया 1 जुलाई 1954 को। जब हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को मिलाया गया तो बिलासपुर हिमाचल का कौन सा जिला बना। तो 5वां जिला बना। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इससे पहले 4 जिले होते थे। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में 6ठा जिला कौन सा मिलाया गया। तो 6ठे जिले की बात करता हूँ। तो 6ठा जिला जो हिमाचल प्रदेश में मिला वो था किन्नौर। और किन्नौर को जो जोड़ा गया वो 1 मई 1960 को जोड़ा गया। ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ सिर्फ आंसर की, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में भी बता रहा हूँ, हल्का बहुत, लेकिन ज़्यादा डिटेल से हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। देखो, अगला क्वेश्चन है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है। अब कितने बार मैंने आपको बोला था, द लेडी ऑफ केलोंग एक महिला है, एक ग्लेशियर है जो कि महिला की आकृति में दिखाई देता है जब वो पिघलता है।
तो देखो इसकी ऊंचाई 60-61 मीटर है और एक ग्लेशियर है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या लाहौल घाटी की महिलाएं? नहीं नहीं। लाहौल स्पीति के कैथलीट? ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे कि 60-61 मीटर इसकी ऊंचाई है और आपका ये जो है लाहौल स्पीति से, ये जो केलोंग है वहाँ का जो मुख्यालय है लाहौल स्पीति का, वहाँ से सीधा दिखता है सामने। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आपका हिमाचल प्रदेश में मोनोलिथिक मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, हिमाचल प्रदेश में जो मोनोलिथिक मंदिर के नाम से जो जाना जाता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मोनोलिथिक टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर मोनोलिथिक टेम्पल की जब हम बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश का जो मोनोलिथिक मंदिर है वो आपका मसरूर रॉकेट मंदिर को जाना जाता है। ये मसरूर रॉकेट मंदिर जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। चलो जी, ये बात तो मान ली, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मोनोलिथिक मंदिर है, इस मोनोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो मोनोलिथिक जो है वो, इसका मतलब होता है, मोनोलिथिक का मतलब होता है कि एक ही पत्थर से बना हुआ। और मसरूर रॉकेट मंदिर जो है, ये मंदिर है, इसको एक विशाल चट्टान को काट कर बनाया गया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। जब भी मैं बात करता हूँ आपकी मसरूर रॉकेट टेम्पल के, इस मसरूर रॉकेट टेम्पल को हिमाचल प्रदेश का एलोरा भी कहा जाता है, ठीक है। और इस मंदिर को जो आपका जो ये मंदिर है ना, आपका मसरूर रॉकेट मंदिर है, इस मंदिर को जो बनाया गया है वो आपका नागर शैली में बनाया गया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि इसको किसने नागर शैली में बनाया? तो कश्मीर के जो राजा है ललितादित्य, उन्होंने इसको 8वीं शताब्दी में बनवाया था। साथ ही ये सभी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो, जो ये मसरूर रॉकेट मंदिर है ना, ये 15 मंदिरों का एक और से समूह है और इसको हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? देखिए हिमाचल का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को। इसके बाद हिमाचल को पारसी बनाया जाता है, गौ श्रेणी का राज्य 1951 में बनाया जाता है। देन उसके बाद विशाल हिमाचल का निर्माण 1966 में होता है और साथियों फिर हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। बात कई दफ़ा परीक्षाओं में पूछी गई है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तब हिमाचल प्रदेश में आपके ये भारत का कौन सा राज्य बना था? तो उस समय भारत का 18वां राज्य बनकर उभरा था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री होती थी जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अब सेम क्वेश्चन को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब स्थापित किया गया? तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 1984 में स्थापित किया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो भी आपका कौन सा है? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। साथियों आपका याद रखना है, इसको यूनेस्को में कब जोड़ा गया? तो इसको यूनेस्को में 23 जून, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 जून 2014 को इसको यूनेस्को में जोड़ा गया था। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1999 के आसपास मिला था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। और वर्तमान में जो इसका एरिया है वो आपका 1171 वर्ग किलोमीटर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो 1171 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है वर्तमान समय में। ये बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। मतलब कि पहले होता था 754, लेकिन 257 जो है वो इसका जो है बढ़ गया और अब 1171 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो गया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ग्रेट हिमालयन के अलावा एक और है आपका इंदर किला, एक और है आपका खीर गंगा। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क,
खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, कुल्लू ज़िले में स्थित है। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क आपका सिरमौर ज़िले में है। इसके अलावा टेट में क्वेश्चन पूछा गया था पीन घाटी, तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पीन घाटी नेशनल पार्क आपका ये भी लाहौल स्पीति में है। तो तमाम चीज़ों के बारे में, तमाम बातों के बारे में हमने पढ़ लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस नदी पर कोल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है। इस क्वेश्चन को हमने 100 बार पढ़ लिया है कि कौल बांध जो जल विद्युत परियोजना है वो आपके सतलुज नदी पर है। देखिए, जो हम सीरीज में पढ़ते हैं वही क्वेश्चन आए हैं। ये कहाँ पर है, तो कोल बांध परियोजना आपकी बिलासपुर में है। और ये कितने मेगावाट की है, तो मैं ये भी कई बार बोला हूँ, ये 800 मेगावाट की है। अक्सर हम डिटेल में अपनी वीडियोज़ में पढ़ते हैं, तो आज हम थोड़ा शॉर्टकट पढ़ेंगे क्योंकि आज हमको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने हैं। हिमाचल प्रदेश की राज्य के बच्चे कौन हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो राज्य के जो बच्चे हैं वो आपकी कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्य के बच्चे हैं, देखिए अनुसूचित जाति के वर्ग के बच्चे। देखिए साथियों, जो अनुसूचित जाति के वर्ग के बच्चे एक सामाजिक श्रेणी है, न कि राज्य की परिभाषा, ये भी गलत हो सकता है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे, देखिए ये क्योंकि एक ये भी सामाजिक श्रेणी है। लेकिन अनाथ और आपके जो छोड़े गए बच्चे जिन्हें राज्य सरकार आधिकारिक तौर पर गोद लिया है, वही जो है वो हिमाचल प्रदेश के राज्य के बच्चे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसका सही उत्तर मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि अनाथ और जो छोड़े गए बच्चे इन्हें राज्य सरकार आधिकारिक तौर पर गोद लेती है, क्योंकि जो बच्चे हैं, राज्य के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को संदर्भित करता है जिनके माता पिता नहीं हैं, जिन्हें छोड़ दिया गया है। राज्य सरकार उनकी पूरी तरह जिम्मेदारी लेती है और उन्हें आधिकारिक रूप से संरक्षण देती है। तो मेरे मुताबिक ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। आज की डेट में भी कई दफ़ा बोल चुका हूँ, लट्टू क्वेश्चन आए हुए थे, तो 55,673 वर्ग किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये बात परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। हर एक बात परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसीलिए आपको हर एक बात को डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और साथियों, हिमाचल जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो बीएड एंट्रांस कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी था कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे या फिर आपके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क था, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। इस टास्क को आसान बनाने का जो काम था वो आपका ही था। और मेरी वीडियो अगर आप देख के जाते एसपी टेट वाली, तो भी आपका बीएड एंट्रांस क्लियर होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, तभी जाके बात बनने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का वर्तमान में राज्य पक्षी जो है वो आपका जजुराना है। देखिए, जजुराना को आपका एक और अन्य नाम से जाना जाता है। तो जजुराना का जो अन्य नाम है वो क्या है, तो जजुराना को पश्चिमी ट्रेगोपेन के नाम से भी जाना जाता है, वेस्टर्न ट्रेगोपेन भी इसे कहते हैं। साथियों, जो जजुराना है वो आपका जो है वो 2007 में जो है वो इसको हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी। तो जजुराना क्या है, हिमाचल प्रदेश का। पश्चिमी ट्रेगोपेन क्या है, जो पश्चिमी ट्रेगोपेन है वो हिमाचल प्रदेश का वर्तमान में राज्य पक्षी है। इसको पक्षियों का राजा भी कहा जाता है जजुराना को। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सेम क्वेश्चन पता नहीं कितने बार पढ़ाया था मैंने कि हिमाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 123 था। लेकिन हमने पढ़ा था आपका साक्षरता दर कितना था, तो वो था आपका 82.80%। सबसे अधिक जो साक्षर लोग हैं वो थे हमीरपुर में, और सबसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं 2011 के अनुसार वो है चंबा ज़िले में। ये दोनों ही बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और साथियों, जब भी मैं बात करता हूँ आपके किसकी, तो आपकी बात करता हूँ साक्षरता दर की। तो हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो आपकी 82.80% है। लेकिन सबसे अधिक हमीरपुर की है। तो हमीरपुर की साक्षरता दर कितनी है, तो हमीरपुर में लगभग 2011 के अनुसार 88.15% लोग पढ़े हुए थे। और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कहाँ पे आकी गई, तो चंबा में। चंबा में जो मात्र 2011 के अनुसार 72% लोग जो है वो क्या थे, आपकी पढ़े लिखे थे, साक्षर थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। भाई, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। अच्छा, पुरुष साक्षरता दर 2011 में कितनी थी, कल ही बोला है, तो 89.53। तो 89.53 पुरुष साक्षरता दर है।
और महिलाएं जो पढ़ी हुई थी वो थी 75.93। तो ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम हिमाचल दिवस कब मनाते हैं। सबको पता है भाई कि हिमाचल दिवस जो है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका पहाड़ी गांधी के नाम से हिमाचल प्रदेश में किसे जाना जाता था। तो बाबा काशीराम को हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हिमाचल के किस जिले से आते हैं। तो हिमाचल के आपके कांगड़ा जिले से ये आते हैं। साथियों जब भी बात करूं मैं बाबा काशीराम की तो इनको पहाड़ी गांधी जो नाम है वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को कब आपका पहाड़ी गांधी की उपाधि दी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका एक गदड़िया जनसभा हुई थी। इसी गदड़िया जनसभा में 1937 में बाबा काशीराम को उपाधि दी थी किसकी? आपकी पहाड़ी गांधी की। साथियों इनको पहाड़ी गांधी तो बाबा काशीराम ने कहा। कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि पहाड़ा दा बुलबुल कहकर किसे संबोधित किया गया। तो पहाड़ा दा बुलबुल जो है उसे कहकर जो संबोधित किया गया था वो किया था आपका किसने। तो अगर मैं बात करता हूँ पहाड़ा दा बुलबुल, तो पहाड़ा दा बुलबुल कहा था इनको सरोजनी नायडू। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। तो तमाम बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो भाई वो है आपका स्पीति घाटी। स्पीति घाटी को आपका यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे घोषित किया गया था 2009 के मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत इसको बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया था। चलिए जी अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है हिमाचल प्रदेश में। अगर मैं बात करूं तो लाहौल स्पीति जिले में और स्पीति घाटी में बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कल ही बताया था कि शानन जलविद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी परियोजना है। ये आपका जोगिंदर नगर मंडी में स्थित है। ये कितने मेगावाट की है? तो 110 मेगावाट की है और पंजाब सरकार के नियंत्रण में है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो साथियों वही क्वेश्चन पूछे गए जो बहुत आसान क्वेश्चन थे। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष आपके कौन है? प्रधानमंत्री है। वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। जो कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री, तीसरे बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति है। नीति आयोग के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। नीति आयोग का पुराना नाम है, हर एक बात मैंने बताई थी। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। एक एक बात दोस्तों बताई थी। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उनका नाम के सुमन बेरी है और BBR सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष है। तो ये तमाम बातें, तमाम चीज़ें बहुत ही डिटेल से बता चुका हूँ, इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखनी है। देखिए अगला क्वेश्चन आप पढ़ते ही पहचान गए होंगे। हु इज कंसाइडेड एट फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो जनक है वो आपका APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। क्योंकि भारत में जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है वो किसे कहा जाता है? क्योंकि मिसाइल कार्यक्रम को बेहतरीन बनाने में जो कार्य किया है वो आपका किसने किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया है। ये वो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा इसरो और DRDO के महत्वपूर्ण पदों पे इन्होंने कार्य किया था। उसी प्रकार आपका होमी जे भाभा के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इन्हें परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। आपका एक US जो है, इनका नाम मैं यहाँ पे नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन एक नाम दिया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है वो कौन है? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना आपका रसायन जैव विज्ञान के लिए, आनुवंशिकी की शोध के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जी अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के सौर मंडल में किसे आपका ग्रीन प्लैनेट, हरा ग्रह कहा जाता है। तो हरा ग्रह जो कहा जाता है वो यूरेनस को कहा जाता है। क्योंकि साथियों यहाँ पर मीथेन गैस जो है ना, मार्स गैस, जिसको आप मार्स गैस भी बोलते हैं, मीथेन गैस बोलते हैं, CH4 बोलते हैं। जानवर जब जुगाली करते हैं तो ये गैस मीथेन गैस छोड़ते हैं। तो मीथेन गैस आपके यूरेनस प्लैनेट में पाई जाती है, जिसके कारण जो है वो क्या है, ये लाल रंग आपका हरे रंग का दिखाई देता है। क्योंकि मीथेन जो है वो सूर्य के प्रकाश को लाल से अवशोषित कर लेती है और मुख्य रूप से नीला या हरा दिखाई देती है। इसीलिए आपका हरा ग्रह कौन सा है? यूरेनस आपका हरा ग्रह है। मंगल आपका लाल ग्रह है। मंगल का लाल ग्रह आपका यहाँ पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को सबसे चमकीला या सबसे
गर्म ग्रह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर इनमें से किस चीज़ से संबंधित है। भाई सेरीकल्चर आपका रेशम जो कीट है पालन है, रेशम कीट का जो पालन है उससे संबंधित है आपका सेरीकल्चर। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन मैं कितने बार आपको करवा चुका हूँ, ये सेरीकल्चर वाला भी कई बार करवाया है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार कराया कि पृथ्वी के किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। साथियों भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा या आपका विषुवत रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा जो है वो किसको कहते हैं, तो ये आपका भूमध्य रेखा को कहा जाता है। और ये जो भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो 40,075.16 किलोमीटर है। और साथियों जब मैं बात करता हूँ भूमध्य रेखा की तो ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये दुनिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और ये बात आपको डिटेल से याद रखना है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो आपकी कांगो नदी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूकंपों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो देखो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। जो सिस्मोग्राफ है ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग भूकंप आने के दौरान जो तरंगे आती है उसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। साथियों हाइड्रोग्राफ नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोग्राफ तो जैसे कि नदी नाले हैं उसके जलस्राव या प्रभाव को बदलाव को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोग्राफ। आपका प्लानोग्राफ होता है, एक प्रिंटिंग तकनीक है एक प्रकार की प्लानोग्राफ, तो प्लेनोग्राफ। और एक आपका बैरोग्राफ है। बैरोग्राफ क्या होता है, तो इसका उपयोग जो वायुमंडलीय दाब है ना उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका रिकॉर्ड इससे आकलन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में विकीर्ण होने वाली ऊर्जा को आप क्या कहेंगे। तो पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में विकीर्ण होने वाली जो ऊर्जा है उसको जो हम कहेंगे वो कहेंगे आपका स्थलीय विकिरण, आपका सौर विकिरण। यहाँ पे ये तो देखो एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ, तो सौर विकिरण तो नहीं हो सकता। स्थलीय विकिरण यहाँ पे मुझे सही लग रहा है। ये बात बिल्कुल आपको देखनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप भी बताइए कि आपके मुताबिक इस ऑप्शन का आंसर क्या हो सकता है। क्या स्थलीय विकिरण ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में विकिरण होने वाली जो ऊर्जा है उसको मेरे मुताबिक तो स्थलीय विकिरण ही होगा। क्योंकि रेडियोधर्मिता मतलब ये तो रेडियो एक्टिविटी जो है ये अस्थिर परमाणुओं द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित करने की प्रक्रिया है। आपका इंसुलेशन और तापावरोधन जो है वो एक ऊष्मा बिजली ध्वनि मार्ग को रोकने के लिए प्रयुक्त सामग्री की प्रक्रिया है। तो और जो सौर विकिरण है वो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है। तो पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में जो विकीर्ण होने वाली जो ऊर्जा है वो आपकी क्या होती है, स्थलीय विकिरण होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही कर देना है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची है तो कहाँ पर है, तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 85-86 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और ये एक प्रकार का मिश्रित यूनेस्को स्थल भी है आपकी कंचनजंगा चोटी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट 88-48 मीटर है। ये बात आपको 88-48.86 मीटर, तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको पढ़ा रखा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो क्या पता है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो भारत के किस राज्य में है, कहाँ पर है, तो ये आपका मेरा जो आखिरी जो आंसर वो करनाल है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हरियाणा के करनाल जिले में है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपने याद रखनी है। तो लोकतंत्र इनमें से किसका प्रतीक नहीं है। लोकतंत्र होता है डेमोक्रेसी, जहाँ पे जनता का शासन होता है वहीं उसी को हम डेमोक्रेसी हम यहाँ पे बोलेंगे। तो डेमोक्रेसी जो है वो आपका किसका प्रतीक नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए है व्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है लोगों की
प्रतिनिधित्व स्वतंत्रता, कानून का शासन और आपका देखो कानून के शासन में डेमोक्रेसी होगी, सभी के लिए समान अधिकार इसमें भी होगी, आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों की अप्रतिबंधित स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर बी, देखिए जो लोगों की जो अप्रतिबंधित स्वतंत्रता है वो लोकतंत्र में जो है वो क्या है नहीं होती। देखिए जो ये अनरेस्ट्रिक्टेड है ये लोकतंत्र में होता ही नहीं है। कानून और समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध आवश्यक होते हैं, लेकिन दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना भी यहाँ पे चीज़ को देखा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक मूलभूत आधार है। कानून का शासन मतलब कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, सभी के लिए समान अधिकार। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन था, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था कि महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो ये बात आप मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने जीता है। अगला क्वेश्चन था कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यही था, देखो पर्यटन को तो बढ़ावा देना नहीं था, महिलाओं के लिए खेल आयोजन ना खेती में सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा को, देश की सुरक्षा को मजबूत करना यहाँ पे सबसे बड़ी कड़ी थी, सबसे बड़ा उद्देश्य था और करारा जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। ये सेम क्वेश्चन टेट में भी आया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, तो मैंने कई बार बोला था इसने धनानंद को हराया था, जो कि नंद वंश का अंतिम राजा था और नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको डिटेल से याद रखनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो आजकल एआई बहुत ही तगड़े लेवल में चला हुआ है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। तो देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य ऐसी बुद्धिमान प्रणालियों का विकास करना या यहाँ पे करना होता है जो हमें ये सिखाती है कि जो प्रतिक्रिया देती है ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य देते हैं। मतलब कि देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसा क्षेत्र है जिसका मनुष्य को अधिक बुद्धिमान तो नहीं बनाएगा आपकी, जिसका उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना ये भी नहीं है। तो ऐसा क्षेत्र है जो डेटा खनना, ऐसा क्षेत्र जिसका उद्देश्य ऐसी बुद्धिमान प्रणालियों का विकास करना है जो कि प्रतिक्रिया देती है ठीक उसी तरह जैसे कि मनुष्य देते हैं। अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो जल्दी से हमको एआई से मिल जाएगा। तो तमाम साथियों के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते एक नए जोश के साथ, नए अंदाज के साथ। सभी साथियों को राधे राधे, हर हर महादेव।